नमस्कार दोस्तों। बात छोटी सी थी। साल 1989 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था और वहाँ के राजा मोहम्मद रेजा पहलवी को ओवरथ्रोन करके आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में ईरान इस्लामिक रिपब्लिकन बन गया था। ईरान में मेनली शिया के लोग थे और उनकी पड़ोसी अरब देश में अधिकतर सुन्नी मुसलमान का बसेरा था। इराक, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देश ईरान में हुए इस रेवोल्यूशन से डर गए और सब ने मिलकर ईरान के ऊपर धावा बोलने का निर्णय लिया। ऐसे में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन आगे बढ़े और उन्होंने बाकी के अरब देश के सपोर्ट से ईरान के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। लेकिन ये युद्ध 8 साल तक बिना किसी कंक्लूजन के चलता रहा और फाइनली यूएन के इंटरवेंशन के बाद 1988 में सीजफायर के साथ खत्म हुआ। 8 साल तक हुई इस बड़े युद्ध में इराक को बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हुआ और इराक की इकोनॉमी तबाह हो गई। इस वार के बाद इराक में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया और करीब 40 मिलियन यूएस डॉलर फॉरेन डेट इराक पर चढ़ गया, जिससे ज़्यादातर डेट कुवैत और सऊदी अरबिया ने इराक को दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद सिचुएशन ऐसी बनी कि काल तक इराक के साथ खड़े रहने वाला कुवैत और सऊदी अरबिया अब इराक को ही आंखें दिखाने लगे, जिस कारण जल्द ही इराक और कुवैत के बीच जंग छिड़ गई। जंग भी ऐसी थी कि एक नहीं बल्कि 35 देश ने मिलकर इराक को खदेड़ दिया और यहीं से सद्दाम हुसैन की बुरी वक्त की शुरुआत भी हो गई। आखिर कौन था सद्दाम हुसैन? क्यों सद्दाम हुसैन के साथ खड़े रहने वाला कुवैत और सऊदी अरबिया ने उसके साथ छोड़ दिया था? कैसे सद्दाम हुसैन के राज में इराक एक बड़े क्राइसिस का शिकार बन गया और कैसे सद्दाम हुसैन की एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा इराक एक गहरी संकट में चला गया। 28 अप्रैल 1937 में तिर्कित में मौजूद आउजा नाम के एक गांव में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ था। जन्म से पहले ही उनके पिता अब्दुल माजिद की कैंसर से मौत हो गई थी। दूसरी ओर मात्र 12 साल की उम्र में ही उनके बड़े भाई भी कैंसर की वजह से चल बसे। इन दोनों ही हादसे के दौरान सद्दाम हुसैन उनकी मां सुबतुल्फा अल मुसल्लत की पेट में थे। अपनी हालत से परेशान होकर उनकी मां एबॉर्शन करके सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन उनके मां ने इस कोशिश से नाकामयाब रही। वहीं जब सद्दाम हुसैन की जन्म हुआ तो उनके दिमाग में सुसाइड से सारे थॉट निकल गए और उनकी मन भी बदल गया। हालांकि अभी भी खराब फाइनेंशियल कंडीशन के कारण ये अपने बच्चे को लंबे समय तक अपने पास रख नहीं पाई, जिस कारण उन्होंने सद्दाम हुसैन को अपनी मामा खैरुल्लाह तलफा को सौंप दिया। इनके मामा एक रिटायर्ड आर्मी थे और तिर्कित में इराक के नेशनल पार्टी के लिए काम करते थे। लेकिन कुछ ही सालों के बाद ही सद्दाम के मामा को इराक के प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रू करके ओवरथ्रो करने की आरोप में अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। इसी कारण सद्दाम को वापस अपनी माँ के पास जाना पड़ा। इस सब घटनाओं के बीच सद्दाम की मां ने दूसरी शादी इब्राहिम अल हसन से कर ली और उनके भी 3 बच्चे हुए। अपनी मां के पास रहते वक्त सद्दाम की सौतेले पिता सद्दाम को बहुत टर्चर भी किया करते थे, जिसकी वजह से सद्दाम बचपन से ही एक अड़ियल और गुस्सेल प्रवृत्ति का इंसान बनने लगा था। 10 साल की उम्र में ही सद्दाम को पता चला कि उनकी मामा को जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद सद्दाम ने अपनी सौतेले बाप से परेशान होकर तिर्कित वापस चला गया, जहां उसने नेशनलिस्ट हाई स्कूल में पढ़ाई की। उम्र के साथ साथ सद्दाम एग्रेसिव और रेवोल्यूशनरी सोच की काफ़ी बढ़ती चली गई। वहीं बड़े होने के साथ ही सद्दाम ने अरब सोशलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया, जिस कारण 1957 में सिर्फ 20 साल की उम्र में सद्दाम को इराक की लॉ स्कूल से निकाल दिया गया। बार्थ पार्टी उस समय इराक के मोस्ट रेडिशियल नेशनलिस्ट पार्टी थी, जिसका रोल एंटायर अरब वर्ल्ड के यूनिफिकेशन करके एक सिंगल अरब स्टेट बनाने का सोच रहा। स्कूल से निकाले जाने के बाद भी सद्दाम की मामा उसका साथ दिया और सद्दाम की पॉलिटिकल इंटरेस्ट को एक उड़ान दिया। देखा जाए तो सद्दाम की पॉलिटिक्स में आना और पूरे इराक में राज करना उनकी मामा के कारण ही संभव हो पाया। हालांकि आगे चलते मामा भांजे की ये रिश्ता काफ़ी खराब हो गया और पावर में आने के बाद सद्दाम हुसैन उनकी मामा खैरुल्लाह तलफा को अपने खिलाफ साजिश रचने की आरोप में जेल भिजवा दिया। उसके बाद 1958 में सद्दाम ने अपनी ही मामा की बेटी साजिदा खैरुल्लाह तलफा से शादी कर ली और इस शादी से सद्दाम को 5 बच्चे हुए। 1950 तक पूरे मिडिल ईस्ट में क्रांति की लहर जग गई थी। इस क्रांति में इराक भी शामिल था।
उस समय इराक के सोशलिस्ट हायर रैंक पॉलिटिकल पर्सनलाइज और एलिट क्लास के लोगों के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान गैमल अब्दुल नासिर और इजिप्शियन रेवोल्यूशन स्वेज क्राइसिस के कारण मिडिल ईस्ट कंट्रीज के रेवोल्यूशनरी के लिए इंस्पायरेशन बन गए थे, जिसमें सद्दाम हुसैन भी शामिल था। अब सद्दाम हुसैन के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी ने नासिर के यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के साथ जुड़ने का फैसला लिया, लेकिन उन दिनों इराक के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल करीम कासिम का राज था। उन्होंने 14 जुलाई 1958 को अपनी साथी अब्दुल सलाम आरिफ के साथ मिलिट्री क्रू करके इराक के राजा फैजल टू को सत्ता से ओवरथ्रोन करके खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। खैर, आसिफ को कमांडर इन चीफ एंड डेप्यूटी पीएम बना दिया गया। इस मिलिट्री क्रू को 14 जुलाई रेवोल्यूशन के नाम पर जाना जाता है, लेकिन पीएम कासी के बाथ पार्टी के इस फैसले को निरस्त कर दिया। इसके बाद बाथ पार्टी में इस बात को लेकर मतभेद होने लगा, जिसके बाद कासिम इराकी कम्युनिस्ट पार्टी से मिल गया, जिसकी वजह से पार्टी के लोग कासिम के खिलाफ हो गए और उनको मर्डर करने का प्लान बनाने लगे। लेकिन इस पार्टी में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग और प्रोफेशनल लोग थे, नहीं तो स्टूडेंट थे, जिसके कारण ये निर्णय लेना मुश्किल हो गया था कि कासिम को एसिनेशन करने के लिए किसको चुना जाए। तभी सद्दाम ने ये काम अपने हाथ में ले लिया और एसिनेशन के लिए ग्रुप तैयार कर एसिनेशन के लिए ग्रुप को ट्रेनिंग देने लगा। कुछ समय के बाद कासिम को मर्डर करने के लिए प्लान बनाया जा चुका था, जिस मुताबिक 7 अक्टूबर 1959 को कासिम अल रशीद रोड पर गुजर रहे थे तो उनके ऊपर गोली चलाकर अटैक करना था। सद्दाम ने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तैयारी की हुई थी, लेकिन जब कासिम अल रशीद रोड से गुजरा तो गोली तो चली, लेकिन कासिम बच गया। सद्दाम ने कासिम को मारने के लिए गोली तो चलाई थी, लेकिन वो गोली कासिम के ड्राइवर को लग गया, जिसके बाद ड्राइवर की मौत हो गई और कासिम वहां से बच गया। हालांकि गोलीबारी के बीच कासिम की आर्म एंड सोल्जर्स पर गोली लग गई थी, पर वो भागने में सफल रहा। वहीं दूसरे ओर अटैक के समय सद्दाम की पैर में भी गोली लग गई थी, जिसमें सद्दाम घायल हो गया था। हालांकि सद्दाम के साथी मौके पर पहुंच गए और सद्दाम को फौरन वहां से ले गए। इस अटैक के बाद जहां एक तरफ सद्दाम के लोगों के लिए एक बड़ी रेवोल्यूशनरी था, तो वहीं कासिम के लिए गुनहगार, जिस कारण सद्दाम और उसके साथियों को खोज जाने लगी। एसिनेशन प्लान में शामिल सद्दाम के हर साथियों को पकड़ पकड़ कर एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन सद्दाम देश से भागने में सफल हो गए। वो पहले सीरिया, उसके बाद इजिप्ट पहुंचकर वहीं रहने लगा। इजिप्ट में सद्दाम हुसैन ने 1962 से लेकर 1963 तक पहले कायरो स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद 8 फरवरी 1963 को इराक में और एक मिलिट्री क्रू होता है और कासिम को सत्ता से ओवरथ्रोन करके अब्दुल सलाम आरिफ को प्रेसिडेंट और अहमद हसन अल बकर को पीएम बना दिया जाता है। इस क्रू को रैंडम रेवोल्यूशन के नाम पर जाना जाता है। अब्दुल सलाम आरिफ के प्रेसिडेंट बनते ही सद्दाम हुसैन वापस इराक चला आता है और बागदाद की लॉ कॉलेज में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखता है। हालांकि इराक वापस आने के बाद सद्दाम ने एक और एसिनेशन में पार्ट लिया, जिसके बाद सद्दाम को फिर से वांटेड घोषित कर दिया गया, पर इस बार सद्दाम भागने में असफल रहा और 1964 में फाइनली जेल में उनको डाल दिया गया। जेल जाने के बाद भी सद्दाम शांत नहीं बैठा, वो पार्टी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा। वही नहीं, सद्दाम जेल में अपना अधिकतर वक्त अपनी पसंदीदा लीडर को पढ़ने लगा, जिसमें हिटलर और स्टालिन जैसे नेता शामिल थे। जेल में करीब 2 साल बिताने के बाद सद्दाम जेल से भागने में सफल रहा और दोबारा पार्टी की कामकाज में जुड़ गया। सद्दाम की इस लगातार एफर्ट को देखते हुए बाथ पार्टी ने 1966 में सद्दाम को रीजनल कमांडेंट और डेप्यूटी सेक्रेटरी बना दिया गया। डेप्यूटी सेक्रेटरी बनते ही सद्दाम ने सितंबर 1966 को बार्थिस्ट सेक्रेटरी सर्विस की शुरुआत की, जिसका मेन मकसद सिर्फ अपने विरोधियों और ऑपोजिशन को सजा देना था। इस वक्त पार्टी के सुरक्षा के नाम पर सद्दाम ने ओपोनेंट्स पर कोई सारे टर्चर करने के तकनीक अपनाए, जैसे नाखून उखाड़ना, आंखों में सिगरेट डालना और उल्टा लटका कर मारना। ये टर्चर इस हद तक किए जाते थे कि विरोधी इस सब सहते सहते मर जाते थे। जुलाई 1968 में सद्दाम ने और एक ब्लडलेस क्रू में हिस्सा लिया, जिसके कारण आसिफ को सत्ता से हटाकर अहमद हसन अल बकर को सत्ता में बिठाया गया, जो कि रिश्ते में सद्दाम के काजिन लगते थे।
अहमद हसन अल बकर इराक के राष्ट्रपति बनते ही सद्दाम को पार्टी के डेप्यूटी चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 1960 से लेकर 1970 दशक में सद्दाम एक सक्सेसफुल नेता के रूप में पूरे इराक के लोगों के बीच जाने गए। इसी समय सद्दाम ने देश के कुछ अंदरूनी परेशानी को भी ठीक करने लगे। साथ ही पार्टी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत भी की। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में कोई मुद्दों को लेकर लोगों के बीच काफ़ी तनाव का माहौल रहा था। एक तरफ शिया और सुन्नी से, तो दूसरी ओर अरब और कुवैत से, और कभी ट्राइबल चीफ से अर्बन मर्चेंट की लड़ाई चलती रही, जिसे रोकने के लिए, हालात को सुधारने के लिए सद्दाम हुसैन ने काफ़ी कठोर कदम भी उठाए। इसके साथ सद्दाम ने अपने देश को मजबूत करने की भी लगातार कोशिश की। 1 जून 1972 को सद्दाम ने इराकी ऑयल इंडस्ट्री को डेवलप करना शुरू कर दिया और ठीक एक साल बाद ही 1973 में ऑयल क्राइसिस के कारण इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ गई और इराक के इकोनॉमिक को इससे काफ़ी फायदा पहुंचा, जिसके कारण मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरने लगा। सद्दाम हुसैन ने अपनी देश के डेवलपमेंट करने के लिए कई सारे पॉलिसीज अपनाए, जिसमें इराकी लोगों के लिए मुफ्त में पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इराकी सोल्जर्स और उनकी परिवार की तरफ से सपोर्ट किए जाने लगा। इन सब के अलावा सद्दाम ने एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉस्पिटल्स पर भी ध्यान दिया, जिसके कारण इन दोनों सेक्टर्स को अच्छा बूस्ट मिला। इराक में लगातार डेवलपमेंट करने के कारण उस समय यूनेस्को ने सद्दाम को अवार्ड से भी सम्मानित किया था। वहीं 1970 से लेकर 1980 तक इराक में मौजूद ऑयल इंडस्ट्री के रेवेन्यू और डेवलपमेंट के कारण इराक को काफ़ी फायदा हो रहा था। डेवलपमेंट को देखते हुए इराक के लोगों का भी अपनी सरकार के ऊपर भरोसा बढ़ने लगा था। लोग सद्दाम की किए गए काम को सराह रहे थे, लेकिन उनको ये सब बात की खबर नहीं थी कि इस ऑयल इंडस्ट्री से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को सद्दाम वेपन्स और आर्मी पर ज़्यादा खर्च कर रहे थे। एक तरफ सद्दाम इराक को डेवलपमेंट कर रहा था, तो दूसरी ओर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। देखा जाए तो इसने एक नई जेनोसाइड की अटेम्प्ट किया, जिसके लिए लोग आज भी उन्हें हिटलर से तुलना करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सद्दाम ने न केवल जुर्म करने वाले को बल्कि अपने खिलाफ खड़े हर इंसान को चुन चुन कर मरवाना शुरू कर दिया था। 27 जनवरी 1969 को इराक अथॉरिटी ने 14 इराकीज को ईरान की स्पाई बताकर फांसी में चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ाए गए 14 लोगों में से 9 जूइश, 3 मुस्लिम और 2 क्रिश्चियन थे। सद्दाम की इस फैसले के पीछे इराक की मेजर पॉपुलेशन का सपोर्ट लेना था, जो आगे जाकर उनको मिला भी। 1982 में सद्दाम हुसैन इराक के 160 लोगों को मरवा दिया था। उसको लगता था कि इन लोगों ने उसको मारने की प्लान बना रहा था। ये क्राइम तो सद्दाम की काफ़ी छोटे क्राइम थे, क्योंकि सद्दाम क्रूर लोगों के खिलाफ जो किया था वाकई वो दिल दहला देने वाला था। सद्दाम ने 1986 से लेकर 1989 तक नॉर्थ इराक में क्रूर लोगों के खिलाफ एक नई जेनोसाइड की कैंपिंग के तहत 1,82,000 क्रूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। या तो पॉइजन देकर मारा था या तो उसको गायब करवा दिया था। साथ ही करीब 3 लाख कुर्द्स को इराक से ईरान डिपोर्ट करवा दिया गया। इसके साथ ही इराक ईरान वार के समय जब इराक की पार्टी डेमोक्रेटिक कुर्दिस्तान ईरान के साथ अलायंस बना ली थी, तो सद्दाम हुसैन उसके लीडर मासूद बारजानी को पानिश करने की साजिश रची। उसमें करीब 5,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वाले से कई बच्चे 10 साल के भी नीचे थे, लेकिन सद्दाम हुसैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। सद्दाम के किए गए डेवलपमेंट के कारण पूरी देश की जनता अहमद अल हसन बकर की माला जपने की जगह सद्दाम हुसैन की माला जप रही थी, और इसी वजह से अल बकर को सद्दाम से परेशानी होने लगी, जिसके कारण उन्हें जनता के नज़र में सद्दाम हुसैन को नीचे गिराने के लिए सीरिया से हाथ मिला लिया। लेकिन सद्दाम हुसैन ने इस चाल को भी उल्टी कर दी और अल बकर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और इराक सद्दाम हुसैन की मुट्ठी में आ जाता है। राष्ट्रपति बनते ही एक हफ्ते के अंदर सद्दाम ने एक बार्थ पार्टी की कॉन्फ्रेंस रखी, जहां उन्होंने क्रूरता का पहला उदाहरण पब्लिक के सामने पेश किया। इस कॉन्फ्रेंस की अटेंड करने आए 250 पार्टी मेंबर्स में से 68 ओपोनेंट पार्टी के मेंबर को गद्दार बताकर पार्टी से बाहर निकाल दिया गया
और 22 लोगों को मरवा दिया गया। अगस्त 1979 तक सद्दाम ने अपनी सभी विरोधियों को या तो जान से मरवा दिया था या तो जेल में डाल दिया था। जो जनता उन्हें पहले हीरो समझ रही थी, वही जनता उन्हें अभी जल्लाद समझ रहे थे। लगातार सद्दाम की ब्रूटल स्टेप्स के कारण उसको अपनी सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखना पड़ा। सद्दाम की सिक्योरिटी के लिए एक से बढ़कर एक इंतजाम किए गए। कोई सारे रूल्स बनाए गए, जिसमें एक रूल्स ऐसा भी था, सद्दाम का जनरल जब भी उससे मिलने आया करता था, सबसे पहले जनरल को फुल प्रूफ चेक होती थी, जिसमें उनके कपड़े उतार कर चेक किए जाते थे। फिर उसी कपड़े को वॉश करने के बाद फिर जनरल को सद्दाम से मिलने दिया जाता था। वही नहीं, सद्दाम को खाने पीने का भी ख्याल खूब रखा जाता था। सद्दाम को डर था कि खाने पीने में कोई पॉइजन ना मिला दे, इसी कारण सद्दाम को जब भी खाना दिया जाता था, पहले दूसरे से खाना टेस्ट करवाया जाता था। सद्दाम की सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि सद्दाम की रहने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे पैलेस बनाए गए, जिसमें सद्दाम की बॉडी डबल्स भी रहा करते थे। इसी बॉडी डबल्स को भी सद्दाम की तरह स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, जिसका कोई पता ना लग सके कि असल में असली सद्दाम कौन है। 1979 वो वक्त था जब खाड़ी देशों में आपसी युद्ध की स्थिति बन गई थी। उन दिनों ईरान में हो रही इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से 25 साल से राज कर रही है वहाँ के राजा मोहम्मद रेजा पहलवी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। आयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी की लीडरशिप में ईरान इस्लामिक रिपब्लिकन बन गया। ईरान में हुए इस इस्लामिक रेवोल्यूशन के कारण ईरान के पड़ोसी देश जैसे कुवैत, सऊदी अरबिया और इराक डर गए, क्योंकि ईरान में शिया कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे, जिसका तादाद बाकी अरब कंट्री में कम थी। इस कंट्री को ऐसा लगने लगा था कि इस रेवोल्यूशन के कारण उनके देश में शिया कम्युनिटी के लोग भड़क ना जाए और उनकी सत्ता खतरे में ना आ जाए। ऐसे में कोई सारे देश ने सद्दाम को उकसाया, जिसमें सबसे आगे कुवैत और सऊदी अरबिया खड़ी थी। सद्दाम हुसैन को भी ऐसा लगने लगा था कि शायद वो ईरान पर हमला करके 1975 में अल्जीरियस एग्रीमेंट के कारण खोई हुई जमीन को वापस अपनी कब्जे में कर सकते हैं। इसी सोच के साथ सद्दाम हुसैन ने कुवैत और सऊदी अरब की सपोर्ट से ईरान के ऊपर हमला कर दिया। वार शुरू होने से कुछ दिन पहले ही अपने देश की शिया कम्युनिटी के बड़े बड़े मिनिस्टर को मरवा दिया था, जिसमें उन्हें इस्लामी रेवोल्यूशन से खतरा था। सद्दाम ने सोचा था कि अभी अभी हुई इस्लामिक रेवोल्यूशन के चलते ईरान इतना मजबूत नहीं होगा कि वो इराकी सेना का मुकाबला कर सके, और इसी वजह से इराक आसानी से युद्ध जीत जाएगा। इसके अलावा उन दिनों इराक विश्व के सबसे बड़ी चौथी सेना भी थी। शायद इसी वजह से सद्दाम हुसैन ने इराक की आसान जीत की उम्मीद लगा ली थी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। आयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी के कहने पर ईरान का हर व्यक्ति युद्ध में भाग लेने के लिए सड़क पर उतर गया। जिस युद्ध को सद्दाम ने कुछ हफ्ते की लड़ाई समझा था, वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ईरान इराक की ये लड़ाई 8 साल तक चली, जिसमें इराक को ईरान का 1 इंच जमीन भी नहीं मिला, उल्टा इराक पर करोड़ों का कर्जा हो गया। दरअसल इराक ने जब युद्ध की शुरुआत की थी, तब कुवैत और सऊदी अरब खुले हाथों में इराक को कर्ज दे रहा था। कर्ज लेते समय इराक ने ये सोचा था कि एक बार ईरान के ऊपर वार जीतने के बाद इराक के पास पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन जो हुआ इसमें इराक को और एक नए इकोनॉमिक क्राइसिस का जन्म दे दिया, जिसके बाद इराक को समझ आ गया था कि वार को कंटिन्यू रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, जिसके तुरंत बाद इराक ने वार से अपना कदम पीछे कर ली। अब इराक ने जो वार सितंबर 1980 को शुरू किया था, वो फाइनली 28 अगस्त 1988 को पूरे 7 साल 11 महीने के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ। सद्दाम हुसैन ने इस वार को इसलिए भी नहीं जीत पाया कि ईरान के पास फोर्सेस के अलावा उस समय उनके लोग भी खड़े थे, जो किसी भी हालत में इराक से हार नहीं मान रहे थे। इस वार में अमेरिका ने भी इराक को वेपन्स देकर मदद कर रहा था। वही कुवैत और सऊदी अरबिया इराक के जीत के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे। अब सालों तक चली इस लड़ाई में हर संभव प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट किसी के भी फेवर में नहीं आया। अब यूएन ने 28 अगस्त 1990 को दोनों देश की बीच सीजफायर एग्रीमेंट करवाया। इस 8 साल तक चली वार में इराक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और लाखों मासूमों की जानें चली गई। वही नहीं,
16 मार्च 1988 को सद्दाम ने अपनी देश के क्रुद्ध मुसलमान के ऊपर जहरीली गैस इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये निकला, गैस से कारण 1 लाख के आसपास लोग मारे गए और कई सारे बच्चे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन गए। सद्दाम के इस तरह व्यवहार के कारण जब यूएन ने सद्दाम से सवाल जवाब किए, तो अब अपनी सफाई देते हुए सद्दाम ने कहा कि मारे गए सभी लोग इराक के खिलाफ ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे, तो अभी उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। सद्दाम की इस स्टेटमेंट से इराक और ईरान के बीच बात और भी बिगड़ती चली गई। ईरान के साथ वार खत्म होने के बाद इराक पर भारी कर्ज था। इराक के लोगों के पास खाने के लिए न खाना था, ना मेडिकल सुविधाएं थी, ना रहने के लिए उनके पास घर था। वार एंड होने के बाद इराक आर्थिक संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। 8 साल तक चली इस युद्ध के दौरान इराक की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई और सद्दाम को अपनी देश को वापस अपने ट्रैक पर लाना था। इसके लिए इराक ने अपनी पड़ोसी देशों से अपनी कर्ज की माफ़ी की गुहार लगाई। साथ ही सद्दाम हुसैन ने सऊदी और कुवैत जैसे देश से अपील की कि कच्चे तेल की एक निश्चित मात्रा में प्रोड्यूस करे, जिसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़े और कुछ इसी तरह दोबारा इराक अपनी ट्रैक पर आ सके। इसके साथ ही इराक ने कुवैत को खास करके कहा कि उनकी सीमावर्ती इलाकों में कुएं में ऑयल प्रोड्यूस करना बंद कर दे। लेकिन कुवैत ने जब इराक की बात नहीं मानी तो सद्दाम हुसैन काफ़ी नाराज हो गए और उन्होंने इराकी नेशनल टीवी पर कहा, अगर कुवैती लोग उनकी बात नहीं मानेंगे तो इराक को अपनी स्थिति सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। वही इराक का कुवैत की तरफ बदलते रवैया कुवैत को रास नहीं आया, जिस कारण कुवैत ने इराक पर उसका सारा उधार चुकाने के लिए प्रेशर बनाया। वार के कारण इराक की हालत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वो कुवैत का कर्ज चुका नहीं पा रहा था। हालांकि बात को पटरी पर लाने के लिए जब सद्दाम हुसैन कुवैत को कर्ज लौटाने के लिए थोड़ा समय मांगा तो कुवैत ने समय देने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, कुवैत ने इराक पर प्रेशर बनाने के लिए इराक के सीमावर्ती कुछ ऑयल रिजर्व पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया। कुवैत का साफ कहना था, या तो पैसा लौटाओ या तो ऑयल रिजर्व से हाथ धो बैठो। कुवैत की लगातार ऑयल रिजर्व पर कब्जा करने के कारण सद्दाम बातचीत के जरिए सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी करी, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद फाइनली सद्दाम ने स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर हमला कर दिया। इस सभी रीजन के अलावा भी सद्दाम हुसैन का कुवैत पर हमला करने के और कोई कारण भी थे। जैसे इराक इस बात का हमेशा दावा करता था कि कुवैत उसकी टेरिटरी है, क्योंकि दोनों ही देश ऑटोनोमस एम्पायर टाइम से बसरा प्रोविजन में आते थे। लेकिन कुवैत इराकी इस बात से सहमत नहीं था। कुवैत के रूलिंग पार्टी के लीडर के फैमिली ने 1899 में सुजेनरी एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया था, जिसके हिसाब से कुवैत फॉरेन अफेयर्स की जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम को दे दी थी। जिसके बाद यूके ने 1922 में कुवैत और इराक के बीच एक बाउंड्री बना दी थी, जिससे इराक कॉम्प्लीटली लैंडलॉक हो गया था। इस बाउंड्री के बाद भी इराक हमेशा के लिए कुवैत पर अपना दावा करता था। इसके अलावा कुवैत के पास भारी मात्रा में ऑयल रिजर्व थे, जिसके ऊपर सद्दाम की नज़र काफ़ी पहले से ही थी। उसे लगता था कि अगर वो कुवैत से जीत लिया तो ये सारे ऑयल रिजर्व उसके हो जाएंगे, फिर वो आराम से सारे कर्ज चुका देंगे। इसके बाद इराकी सेना कुवैत की ओर बढ़े और देखते ही देखते इराकी सैनिक ने 300 टैंक और 1 लाख सोल्जर्स के साथ कुवैत में लाश बिछाने लगे। 1 लाख से अधिक इराकी सैनिक के आगे कुवैत की आर्मी ना की बराबर दिखाई दी और सरेंडर कर दिया। इराकी सैनिक को सद्दाम की ओर से आदेश था कि सीधे तौर पर कुवैत की सिटी पर कब्जा करें और वहां के रॉयल फैमिली को बंदी बना ले। लेकिन इससे पहले इराकी सैनिक ने वहां पहुंचकर कुवैत की रॉयल फैमिली को बंदी बनाए, उससे पहले वो मिनिस्टर के साथ सऊदी अरब भाग गए थे। इराकी आर्मी के हाथों में रॉयल फैमिली तो नहीं आई, लेकिन कुवैत के आमिर किंग जबर अल अहमद अल जबर अल सवा के छोटे भाई फहद अल अहमद अल जबर अल सवा अपने कुछ आर्मी के साथ इन मिशन में मारे गए। देखते ही देखते इराकी आर्मी पूरे कुवैत को अपनी कंट्रोल में ले लिया और सद्दाम हुसैन ने अपनी चचेरे भाई अली हसन अल माजिद को कुवैत का गवर्नर बना दिया। कुवैत के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करना अमेरिका प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, यूके के प्राइम मिनिस्टर मैग्रेट थैचर और सऊदी अरब समेत कोई गल्फ कंट्री को पसंद नहीं आया।
जिस कारण उन्होंने सभी मिलकर 35 देश ने मिलकर एक फोर्स तैयार की और इराक के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इस यूनाइटेड फोर्स को अमेरिका लीड कर रहा था। 6 अगस्त 1990 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेगुलेशन 661 पास करता है और इराक के साथ सभी ट्रेड को बंद कर देता है। इसके साथ ही यूएन ने अपनी सभी मेंबर कंट्रीज से कुवैत की एसेट्स एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने की अपील करता है। हालांकि इससे इराक को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जिससे रिस्पॉन्स में अमेरिका ने 7 अगस्त 1990 को ऑपरेशन डिसर्ट शिफ्ट लॉन्च कर अमेरिका आर्मी, नाटो और अरब कंट्रीज के हजारों सैनिक सऊदी अरब पहुंचकर मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सऊदी में 1 लाख से ज्यादा सैनिक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान भी ज्यादा कुछ नहीं बदलता है और इराक कुवैत से सेना विड्रॉ नहीं करता है। 17 जनवरी 1991 को कोलासन फोर्सेस की ओर से ऑपरेशन डिसर्ट स्टॉर्म लॉन्च कर दिया जाता है और इराक में बॉम्बिंग करके इराक के सभी सिटी, बिजनेस सेंटर, सड़कें और ब्रिजेस को बर्बाद कर दिया जाता है। इस हमले के दौरान इराक के हजार मासूमों की जान चली गई और इराक की बची हुई इकोनॉमी पूरी तरह तहस नहस हो जाती है। 17 जनवरी 1991 से लेकर 28 फरवरी 1991 तक चली इस ऑपरेशन से इराक पूरी तरह बर्बाद हो गया और कुवैत से सेना विड्रॉ करने के लिए राजी भी हो गए। हालांकि ये विड्रॉल काफ़ी मुश्किल लेकर आने वाला था। कुवैत से निकलते हुए इराकी सैनिकों ने कुवैत पर 350 से ज़्यादा ऑयल कुएं में आग लगा दी और उसके सैकड़ों ऑयल स्टोरेज यूनिट को भी बर्बाद कर दिया। इस युद्ध के बाद कई देशों ने इराक के अपने सारे रिलेशन खत्म कर लिए और इराक घुटने की बल पर गिर गया। कुवैत के ऊपर अटैक करना इराक को काफ़ी भारी पड़ा। इराक फिर से दोबारा युद्ध ना करे, इसके लिए अमेरिका ने इराक के एयरबेस, वेपन्स और रिसोर्स को जलाकर ख़त्म कर दिया। यहाँ के एटम रिसर्च सेंटर को भी उड़ा दिया गया। कुल मिलाकर करीब 2,63,000 इराकी सोल्जर्स वार के चलते बैडली इफेक्ट हुए। सोल्जर्स के अलावा सिविलियंस को भी इस वार से काफ़ी इफेक्ट हुआ। कोई लोगों की जान गंवानी पड़ी तो कोई जिंदगी भर अपाहिज बन गए तो कोई सारे को युद्धबंदी बना लिया गया। इस वार के करीब 11 मिलियन बैरल गल्फ में स्पिलिड हो गया, जिसके कारण मैरीन लाइफ और वाइल्ड लाइफ को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। करीब 80 ऑयल टैंकर्स और शिप्स भी गल्फ के समुद्र में डूब गए, जिसमें गल्फ की इकोसिस्टम में भी भारी पॉल्यूशन फैल गया। साथ ही इराक पीछे हटते समय कुवैत के करीब 600 ऑयल वेल्स को भी आग लगा दी, जिससे ग्लोबली एनवायरनमेंट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। हालांकि फिर भी सद्दाम हुसैन इराक की तानाशाह बने रहे और इराक को दोबारा खड़ा रहने की कोशिश करने में लगे रहे। कुछ समय के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सद्दाम हुसैन के ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के इल्जाम लगाकर इराक को इवेंट करते हैं। इस फैसले से इराकी जनता भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी सद्दाम हुसैन की तानाशाही से परेशान हो चुके थे। इस बीच दुनिया की नज़र से सद्दाम हुसैन छिपाकर अंडरग्राउंड हो गए। लाख कोशिश के बावजूद भी सद्दाम हुसैन अमेरिकन आर्मी के हाथ नहीं लग रहे थे, जिसके कारण इराक के एडीवार टाउन में आखिरी कोशिश करने के बाद अमेरिकन आर्मी ने इराक से रवाना होने का प्लान बना लिया था, जिसके लिए हेलीकॉप्टर सारे सेना की वहां से ले जाने के लिए आया। तभी यूएस के एक सैनिक ने कुछ महसूस किया। उसको लगा जिस फर्श पर वो और बाकी सोल्जर्स खड़े हैं वो फर्श अंदर से शायद खोखली है, और इसका ये सब यकीन में तब तब्दील हो गया जब जमीन पर पड़ी लकड़ी को लात मार के एक छोटा सा छेद को देखा। तो उसने पाया कि वो एक बंकर के ऊपर खड़ा है, जिससे सद्दाम जैसे एक आदमी हाथ में बंदूक लेकर खड़ा है और उसका निशाना बाहर की ओर है। वो ये देखते ही तुरंत वो मौके पर बाकी सोल्जर्स को खबर दी, जिसके बाद सारे सोल्जर्स ने इकट्ठा होकर बंकर को खोला। बंकर खोल के जब सब अंदर की ओर देखा तब सद्दाम हुसैन को काफ़ी खराब हालत में नजर खड़े होते दिखाई दिया। अमेरिकी सोल्जर्स ने सद्दाम को बाहर निकाला। एक समय वेल ड्रेस और सही तरीके से रहने वाले सद्दाम किसी लवारिस की तरह दिख रहा था। उसने महीनों से सेव नहीं की थी और काफ़ी कमज़ोर और थका हुआ था। सद्दाम को गिरफ्तार कर सीधा यूएस बेस पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहां वो 30 जून 2004 तक रहा। इसके बाद सद्दाम को ट्रायल्स के लिए इंटरिम इराकी गवर्नमेंट्स को सौंप दिया गया, जिसके बाद सद्दाम पर लगातार हियरिंग हुई और फाइनली सद्दाम को सज़ा सुनाई गई। कोई इल्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सद्दाम को कोर्ट ने
सेंटेंस ऑफ डेथ की सज़ा सुनाई गई और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी में लटका दिया गया। इसी तरह 25 साल तक इराक में राज करने वाला तानाशाह का अंत हुआ। हालांकि फांसी को लेकर दुनिया भर के लोगों के अलग अलग राय थी। कोई सद्दाम को हीरो तो कोई सद्दाम को विलेन के तौर पर देखता था। किसी के लिए सद्दाम को दुनिया से जाना खुशखबरी थी तो कोई सद्दाम ना रहने का मातम मना रहा था। ऐसी तो इराकी जनता का राय ली जाए तो उनके हिसाब में 1979 के टाइम तक सद्दाम हुसैन ने जो भी कुछ इराक और उसके जनता के ऊपर किया वो यादगार है। सद्दाम ने इस समय इराक के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मेहनत की, जिस कारण 1970 के समय इराक की जनता के लिए एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन उसके बाद सद्दाम का जो रूप देखने को मिला वो खतरनाक था। कुल मिलाकर सद्दाम हुसैन को पावर की भूख ने गलत बना दिया था, वरना इराक के लोगों की अनुसार सद्दाम हुसैन की कोई मामलों में बाकी सभी राष्ट्रपति से बेहतर था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।